नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 भूगोल विषय की। और आप सभी को पता है साथियों, राजस्थान के अंदर भूगोल का पेपर है वो कल होने वाला है, यानी कि 8 मार्च को पेपर होने वाला है भूगोल विषय का। तो आज आप सभी के समक्ष कक्षा 12 भूगोल विषय का पेपर है वो आज आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आप सभी को पता होगा साथियों, पेपर को हल करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाता है और भूगोल का पेपर वो आपको 56 नंबर का देखने को मिलता है। और आपको पता है यहाँ पर आपको रोल नंबर है वो लिखने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का टाइम है वो बिना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन आपको 18 है वो देखने को मिलेंगे। साथियों, पेपर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक करें। तो परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे। इन्हें आप पढ़ना चाहो तो इन्हें आप पढ़ सकते हैं, वैसे आपको पढ़ना भी चाहिए ताकि आपको है ना अंदाजा वो लग सके कि क्वेश्चन कहाँ पर क्या बताया हुआ है पेपर के अंदर। ठीक है, तो सभी जानकारी वो आपको इनके अंदर पता चल जाती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं खंड ए की। और आप सभी को पता साथियों, जब भी आप अपनी कॉपी के अंदर लिखना स्टार्ट करो तो सबसे पहले अपना खंड जरूर लिखना। और आप सभी को पता है भूगोल विषय के अंदर प्रत्येक एमसीक्यूज आपको आधे आधे मार्क्स का देखने को मिलेगा और 18 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अब की बार। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष पूछा है और साथ में आपको जवाब देने का प्रयास भी करना है। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, ये कहता है कि मानव भूगोल के सामाजिक भूगोल से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब आप सभी क्या करेंगे? निर्वाचन भूगोल, जनांकीय, लिंग भूगोल, कच्छप विज्ञान। तो क्या करेंगे इसके अंदर? राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल साथियों, मानव भूगोल के सामाजिक भूगोल से संबंधित उपक्षेत्र पूछा है तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लिंग भूगोल हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो कितने प्यारी प्यारी क्वेश्चन है, आपको इनको याद करना है। एग्जाम में 100% इनमें से भी आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों से अधिक संश्लेषित ज्ञान उत्पन्न संकल्पना ये विचार किस भूगोलवेत्ता के हैं, यानी कि किस भूगोलवेत्ता की परिभाषा है साथियों? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ये परिभाषा किसके साथियों? ये हो जाएगी पॉल वीडा ब्लास जी की। किसके साथियों? ब्लास जी के। और अपने सिलेबस के अंदर मानव भूगोल की 3 परिभाषाएं हैं वो बताई हुई हैं। आपको वो तीनों की तीनों परिभाषाएं हैं वो याद होनी चाहिए। एक तो है फ्रेडरिक रेटजेल की, दूसरी है साथियों एलन सी सैंपल की और तीसरी है ब्लास की। 100% साथियों इनमें से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो 100% देखने को मिलता है। तो इसीलिए आपको इनको याद करके जाना, अभी भी आपके समक्ष समय है वो बचा हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ये कहता है कि निम्न में से अपकर्ष कारक नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा साथियों काम के कम अवसर। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना साथियों। ठीक है, यहाँ पर देखो काम के बेहतर अवसर देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर देखो अपकर्ष कारक पूछा नहीं पूछा है, तो यहाँ पर होगा काम के कम अवसर। ठीक है, ये याद रखना, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है कि जनसंख्या भूगोल के अनुसार किसी क्षेत्र में जनसंख्या कम हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं साथियों? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहलाती है साथियों, जहां पर जनसंख्या कम हो जाए। ठीक है, यही तो होगा और क्या होगा। पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से विकास का अर्थ नहीं पूछा है, तो इसका जवाब क्या करेंगे आप सभी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जब सकारात्मक वृद्धि हो। ठीक है, नहीं हो जाएगा। ये तीनों के तीनों हैं साथियों, देखना अपनी बुक के अंदर। ठीक है, तीसरे चैप्टर मानव विकास के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ये कहता है कि मानव विकास के किस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है? तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से क्या पता देखने को भी मिल सकता है आपको। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा क्षमता उपागम, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब देखने को मिलता है। अब देखो इनको है ना, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को एक नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ साथियों। क्या मिला हुआ है? नोबेल पुरस्कार, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ठीक है, ये भी याद रखना। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पर पूछा है कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित कौन सा उपागम है। आपको ये भी देखने को मिल सकता है सबसे पुराना उपागम कौन सा है, तो वो उपागम हो जाएगा साथियों आय उपागम। ठीक है, तब आपको ऑप्शन नंबर ए है वो बताना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला सातवां क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ये कहता है कि वाणिज्य पशुधन पालन का क्षेत्र नहीं पूछा है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या करेंगे आप सभी?
ऑप्शन नंबर डी करेंगे, मेडागास्कर हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों की तीनों वाणिज्य पशुधन पालन के क्षेत्र हैं साथियों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये कहता है कि यूरोपीय लोगों ने औपनिवेशीकरण के द्वारा किस कृषि का विकास किया गया था। तो वो आप सभी को पता है साथियों, रोपण कृषि का, यानी कि रोपण फसल यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना होगा, ऑप्शन नंबर ए करना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार है, वो नहीं पूछा है। तो कौन सा हो जाएगा स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का प्रकार है। तो यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बड़े पैमाने के उद्योग। ठीक है, ये कौन से उद्योगों के अंदर आता है, आकार के आधार पर बड़े उद्योग के अंदर। ठीक है, ये हो जाएगा। और ये तीनों साथियों स्वामित्व के आधार पर है, सार्वजनिक, संयुक्त और निजी उद्योग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 10वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये कहता है कि पंचम क्रियाकलाप का कौन सा उदाहरण नहीं है। इंपॉर्टेंट है, पंचम क्रियाकलाप का उदाहरण नहीं पूछा साथियों। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट जवाब क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पर्यटन हो जाएगा। पंचम क्रियाकलाप का उदाहरण है, ये नहीं है। ये कौन से क्रियाकलाप के अंदर शामिल है, तीसरे के अंदर शामिल है। ठीक है, ध्यान रखना, तीसरे क्रियाकलाप के अंदर शामिल है पर्यटन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन कहता है साथियों कि विश्व में प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग का परिचालन कब किया गया था। तो कब किया गया था, ये किया गया था साथियों 1825 के अंदर। और कहाँ किया गया था साथियों, ये किया गया था ब्रिटेन के अंदर, ये भी याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्या कहता है, 12वां क्वेश्चन कहता है साथियों कि बिग इंच पाइपलाइन का संबंध किस देश से है। तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या करोगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना होगा। 13वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि यूरोप महाद्वीप का एक प्रमुख पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। किस महाद्वीप का पूछा है, यूरोप महाद्वीप का। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा साथियों ओरिएंट रेल मार्ग, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब संपन्न हुई थी। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना पूछ रहा साथियों, तो वो होती है साथियों 1881 के अंदर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना होगा। अगर पूछे कि भारत के अंदर पहली जनगणना कब हुई थी, तो वो हुई थी साथियों 1872 के अंदर। तब आपको ऑप्शन नंबर ए है वो बताना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है साथियों, ये कहता है कि भारत में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब आप सभी क्या बताएंगे, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो देखने को मिलता है। और कितना साथियों, तो वो हो जाएगा 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर। और बात करें साथियों सबसे कम की, तो सबसे कम कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 17 किलोमीटर प्रति व्यक्ति। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। दूसरा हो जाएगा साथियों वेस्ट बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल हो जाएगा, इसके अंदर कितना पाया जाता है 1029, दूसरे स्थान पर है। तीसरा हो जाएगा साथियों केरल। तो ये आप सभी याद रख लेना, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां क्वेश्चन कहता है कि नगरीय बस्तियों की विशेषता है वो नहीं है। तो इसका राइट जवाब आप सभी क्या करेंगे साथियों, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जीवन सरल व सामाजिक संबंध प्रगाढ़ होते हैं। और ये तीनों साथियों नगर की विशेषताएं है, यानी कि सहंत और विशाल आकार की होती है। ऑप्शन नंबर ब है अकृषि कार्यों से जुड़ी होती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है आर्थिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में संकलन होती है। तो ये तीनों के तीनों राइट जवाब है साथियों। और यहाँ पर नहीं पूछा है तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट जवाब आपको बताना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से गंगा नदी की प्रदूषित पटरिया नहीं पूछा है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब आप सभी क्या बताएंगे, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फरक्का बांध हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग से संबंधित गलत कथन का आपको चयन करना है। ठीक है, तो बताओ साथियों इसके अंदर क्या करेंगे राइट जवाब, तो बिल्कुल इसके अंदर राइट जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काकीनाडा से पुडुचेरी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 है। तो बिल्कुल यहाँ पर 3 होगा साथियों, ये 4 के अंदर शामिल है। ठीक है, और ये तीनों की तीनों सही है साथियों, यानी कि इलाहाबाद से हल्दिया के मध्य
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, बिल्कुल सही है। और सी ऑप्शन कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है, ये भी सही है। और डी ऑप्शन कहता है कि मातई नदी, महानदी, ब्राह्मणी नदी व पूर्वी तटीय नहर में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 है, तो ये भी सही है साथियों। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपको बताना है। और ये साथियों किसके अंदर शामिल होगा, राष्ट्रीय जलमार्ग के अंदर चौथे के अंदर, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है। तो आपको 18 क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे एमसीक्यूज के। अब बात करते हैं रिक्त स्थान वाले क्वेश्चनों की। ये भी आपको साथियों 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपको आधे मार्क्स का देखने को मिलेगा, टोटल आपको 5 नंबर की देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या पर पूछा है साथियों, और मैंने साथियों रिक्त स्थान वाले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सीरीज है वो भी डाल रखी है फर्स्ट बुक की, तो वो भी आप सभी देख सकते हैं, उनमें से भी आपको बहुत ज्यादा लाभ है वो देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा है कि मानव और खालिस्तान के बीच वेद दवंतता नहीं है, तो इस रिक्त स्थान के अंदर आप सभी क्या भरेंगे, तो इसके अंदर आप सभी को भरना होगा साथियों प्रकृति। ठीक है, क्या भरेंगे, प्रकृति आपको भरना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये कहता है साथियों देखो, खालिस्तान का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए करते हैं, तो इसके अंदर आप सभी क्या भरेंगे साथियों, आप सभी को पता होगा जनजानकीय संक्रमण सिद्धांत आपको भरना है इसके अंदर, जनानकीय संक्रमण, ये आपको भरना है इसके अंदर, संक्रमण सिद्धांत ये आप भरेंगे, तो इसका राइट जवाब आपको माना जाएगा। देखो आपको ना साथियों पूरी की पूरी लाइन है वो परीक्षा के अंदर लिखने की आवश्यकता है, वो नहीं आती तभी आप अपना उत्तर दे देते हैं, तब भी आपका उत्तर है वो राइट माना जाएगा। और आपको एग्जाम के अंदर साथियों मेरे हिसाब से तो बस आपको उत्तर ही बताना है, ताकि आप सभी को पता है कि एग्जाम के अंदर समय की बहुत ज्यादा कीमत होती है, तो पूरी लाइनें लिखने की आवश्यकता वो नहीं होती। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि मध्यम मानव विकास वर्ग में कुल खालिस्तान देश है, तो कितने देश है साथियों मध्यम वर्ग के अंदर, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 37 देश है साथियों। आप सभी को पता होगा कितने देश है, 37 देश है। अगर साथियों पूछे कि उच्च के अंदर कितने देश शामिल है, तो आप सभी को पता होगा उच्च के अंदर 66 देश शामिल है। अगर पूछे कि निम्न के अंदर कितने देश शामिल है, तो निम्न के अंदर साथियों 33 देश हो जाएगा। याद रखना, क्या पता एग्जाम के अंदर इनमें से क्वेश्चन है वो एक जरूर पूछेगा, ठीक है, तो याद रखना है इनको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो क्या कहता है कि आदिकालीन निर्वाह कृषि को मध्य अमेरिका व मेक्सिको में कहते हैं, तो क्या कहते हैं मध्य अमेरिका और मेक्सिको में, मैंने आपको बताया था खालिस्तान की प्रैक्टिस सीरीज के अंदर, तो इसके अंदर आप सभी भरेंगे मिल्पा, क्या भरेंगे, मिल्पा आपको भरना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कहता है कि पांचवा, खालिस्तान का तात्पर्य किसी कार्य को करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना, तो यहाँ पर आप सभी क्या भरेंगे, विनिर्माण आप सभी को भरना होगा, ठीक है, क्या भरेंगे, विनिर्माण, ये आपको भरना होगा इसके अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो ये क्या कहता है कि नैनीताल, मसूरी, शिमला आदि खालिस्तान नगरों के उदाहरण हैं, तो कौन से नगरों के उदाहरण हैं, ये हो जाएगा साथियों पर्यटन नगर की, कौन से नगरों के, पर्यटन नगर के उदाहरण हैं ये। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन सातवां कहता है कि खालिस्तान और खालिस्तान प्राचीन नगरों के उदाहरण है, तो ये कहने का अर्थ है प्राचीन नगरों के उदाहरण है, वो आपसे पूछना चाहता है। तो इसके अंदर आप सभी क्या बच सकते हैं, एक तो बच सकते हैं साथियों वाराणसी, क्या बच सकते हैं, वाराणसी बच सकते हैं साथियों, वाराणसी। दूसरा आप सभी क्या बता सकते हैं, पाटलिपुत्र बता सकते हैं, पाटलिपुत्र जो प्राचीन नगरों के उदाहरण हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आठवां क्वेश्चन कहता है कि नगर आर्थिक वृद्धि के खालिस्तान के रूप में कार्य करते हैं, तो इसके अंदर आप सभी बनेंगे साथियों नोड, ठीक है, नोड आप सभी बच सकते हैं, नगर आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं। ये साथियों दूसरे चैप्टर है ना अपना मानव बस्तियों, उससे लिए हुआ है सभी के सभी खालिस्तान, कई क्वेश्चन इसमें से 2-3, क्योंकि आप सभी को पता है कि ब्लूप्रिंट में बताया हुआ है, और ये पेपर साथियों पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही पूछा जा रहा है आप सभी से, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन 100% इनमें से भी आपको देखने को मिलेंगे। अगला कहता है कि कोंकण रेलवे खालिस्तान किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है जो रोहा को मंगलुरु से जोड़ता है, तो इसके अंदर आप सभी बनेंगे कितनी लंबाई है कोंकण रेलवे की, 756 किलोमीटर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो ये क्या कहता है कि 10वां, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग खालिस्तान है, तो क्या बनेंगे, अटल टनल, ये आपको बनना है। कितनी लंबाई है इसकी, 9.2 किलोमीटर। अब देखो साथियों यहाँ पर देखने को मिलते हैं तीसरा क्वेश्चन, जो आपको अति लघुचात्मक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का देखने को मिलता है।
और इनका उत्तर साथियों आपको 1 या 2 लाइनों के अंदर देना होता है। तो पहला क्वेश्चन देखो आप सभी के समक्ष क्या पूछा है और इसका जवाब देने का प्रयास भी करना है। तो पहला क्वेश्चन पूछा साथियों कि प्रवास किसी प्रकार किसी क्षेत्र की जनसंख्या को प्रभावित करता है, तो किस प्रकार करता है साथियों? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा साथियों, प्रवास है वो लोगों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना ही क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। सबसे पहले तो आपको प्रवास की परिभाषा है वो बतानी है। यह जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि उस स्थान के लोगों को भी प्रभावित करता है, जैसे कि उनकी उम्र और लिंग के अनुसार भी प्रभावित करता है। तो ये आप सभी इसके अंदर बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि मानव विकास के 4 स्तंभ आपको बताने हैं, तो कौन सा हो जाएगा साथियों? एक तो हो जाएगा समानता, ठीक है। दूसरे की बात करें तो वो हो जाएगा साथियों सतत पोषणीयता, ठीक है, सतत पोषणीयता हो जाएगा एक साथियों। और तीसरे की बात करें तो वो हो जाएगा साथियों उत्पादकता, उत्पादकता, इसको याद करके जाना साथियों। चौथे की बात करें तो हो जाएगा साथियों सशक्तिकरण, ठीक है, सशक्तिकरण, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है, चारों के चारों स्तंभ, ठीक है, मानव विकास के। अगला क्वेश्चन तीसरा कहता है कि व्यापार संतुलन के 2 प्रकार आपको बताने हैं, तो कौन कौन से होते हैं व्यापार संतुलन के प्रकार? तो वो हो जाएगा साथियों एक तो होता है धनात्मक, धनात्मक, और एक होता है साथियों ऋणात्मक। तो ये आप सभी को ध्यान में रखना है, ऋणात्मक होता है एक, धनात्मक होता है, व्यापार संतुलन के 2 प्रकार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है कि कृषि करने वाले संगठन के आधार पर कृषि के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो 5 प्रकार होते हैं साथियों। एक तो हो जाएगा कार्बनिक कृषि, कौन सा होता है? कार्बनिक कृषि हो जाएगा एक तो। दूसरे की बात करें तो वो हो जाएगा साथियों शहरी कृषि, और तीसरे की बात करें तो सामुदायिक कृषि और जैविक कृषि, ये आप सभी इसके अंदर है वो बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्या कहता है, ये कहता है कि सीमांत श्रमिक व मुख्य श्रमिक में अंतर बताइए। देखो सबसे पहले तो आपको समझना होगा मुख्य श्रमिक क्या होता है। तो मुख्य श्रमिक वो होता है साथियों जो पूरे साल में लगभग कितने साल काम करता है? 183 दिन काम करता है, ठीक है, उसे बोलते हैं साथियों मुख्य श्रमिक। बस 183 दिन याद करना है। अगर कोई व्यक्ति 183 दिन से कम काम करता है तो उसे बोलते हैं सीमांत श्रमिक, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये कहता है साथियों कि 1951 से 81 की जनसंख्या प्रावस्था को विस्फोट की अवधि क्यों कहते हैं? यानी कि इस समय काल के अंदर ज्यादा जनसंख्या वो देखने को मिली थी, ठीक है, यानी कि मृत्यु दर तो कम हुई थी साथियों, और प्रजनन संख्या यानी कि जन्म लेने वालों की संख्या है वो ज्यादा देखने को मिली थी। तो ये आप सभी को लिखना है इसके अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है कि भारत में पाई जाने वाली ऋतुओं के नाम आपको लिखने हैं, तो कौन कौन सी ऋतु है भारत के अंदर? तो एक तो हो जाएगी साथियों रवि की ऋतु है, ठीक है, रवि फसल, एक पाई जाती है खरीफ की फसल, और एक पाई जाती है जायद की फसल, ठीक है, ये आप सभी इसके अंदर है वो बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन कहता है कि विशाखापट्टनम पत्तन की 2 विशेषताएं बताइए। तो ये हो जाएगा साथियों एक तो ये भू आबद्ध पत्तन है, ठीक है, आबद्ध पत्तन है। दूसरी विशेषता की बात करें तो वो हो जाएगा साथियों यह एक कृत्रिम पत्तन है, कृत्रिम पत्तन है, ये भी आप सभी इसके अंदर लिख सकते हैं। और कौन सा? ये विशाखापट्टनम हो जाएगा साथियों। और किस राज्य के अंदर स्थित है? आंध्र प्रदेश के अंदर, एपी के अंदर, ठीक है, ये आपको याद है वो रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां कहता है कि भू निम्नीकरण किन किन प्रक्रियाओं में होता है? तो भू निम्नीकरण किस किस प्रक्रियाओं में होता है? एक तो जल का बेहद उपयोग होता है, यानी कि जल का बहाव ज्यादा हो जाता है तो वहां पर होता है भू निम्नीकरण। दूसरा हो जाएगा साथियों जहाँ पर लोग खनन ज्यादा करते हैं, यानी कि कहने का अर्थ है जहाँ पर भूमि की कमी देखने को मिलती है उसे बोलते हैं भू निम्नीकरण। तो ये आप सभी इसके अंदर लिख सकते हैं किन किन प्रकारों के अंदर भूमि की कमी है वो होती है, वो होते हैं भूमि की निम्नीकरण, ह्रास होता है भूमि का। यहाँ पर देखो खंड बै की बात करते हैं। खंड बै के अंदर आपको देखने को मिलेंगे प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 नंबर का, और आपको टोटल 8 क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो क्वेश्चन इनका उत्तर देना होता है साथियों लगभग 5-6 लाइनों के अंदर, ठीक है। ये पहला चौथा क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, ये कहता है कि 1970 के दशक में मानव भूगोल में किस प्रकार की विचारधाराओं का उदय होता है और उनका आपको अर्थ भी बताना है। तो 1970 के दशक में कौन कौन सी मानव भूगोल की विचारधाराओं का उदय होता है? तो वो होता है साथियों लगभग 3 विचारधाराओं का उदय होता है। कितनी विचारधाराओं का? 3 विचारधाराओं का उदय होती है। पहली विचारधारा होती है साथियों मानवतावादी विचारधारा, मानवतावादी विचारधारा। दूसरी विचारधारा की बात करें तो वो होती है साथियों आमूलवादी विचारधारा। कौन सी? आमूलवादी विचारधारा। और तीसरी होती है साथियों कल्याणपरक विचारधारा, ठीक है, कल्याणपरक,
यानी कि कल्याण करने वाली विचारधारा का जन्म होते हैं। ये तीनों की तीनों विचारधारा आपको याद है, वो कर लेनी है। अगला 5वां क्वेश्चन कहता है कि पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों कहलाते हैं। 2024 की बोर्ड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन है वो देखने को मिला था, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों होते हैं, ये व्यापार में अहम भूमिका निभाते हैं और इन्हीं पतनों के द्वारा साथियों सामान है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। इसीलिए साथियों पतन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 6वां क्वेश्चन कहता है कि विश्व व्यापार संगठन किस प्रकार विश्व की व्यापारिक व्यवस्था का संचालन करता है। तो सबसे पहले तो आप सभी को पता होगा कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब होती है, वो होती है साथियों जनवरी 1995 के अंदर, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि व्यापारिक व्यवस्था का संचालन किस प्रकार करता है। तो ये करता है साथियों, आप सभी को पता है कि यह नियमों को संचालन करता है व्यापार के लिए। दूसरी बात, ये बातचीत के माध्यम से भी हल है वो निकालता है, ठीक है। जो बड़े बड़े लोग वहाँ पर बैठे होते हैं विश्व व्यापार संगठन के अंदर, तो वो काम करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए आप सभी इसके अंदर बता सकते हैं। 7वां क्वेश्चन कहता है कि बाह्य स्रोतन से आप क्या समझते हैं, यह क्यों आज इतना अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। तो बाह्य स्रोतन क्या है साथियों, क्या है बाह्य स्रोतन। बाह्य स्रोतन साथियों वो होता है जो किसी बाहरी कंपनी यानी कि अन्य देश की कंपनी को दूसरे देश के अंदर काम सौंपना, ठीक है, काम सौंपना ही बाह्य स्रोतन कहलाता है। यानी कि ठेके पर काम सौंपना। अपने नहीं कहते कि सरकार है वो ठेका पर काम सौंपती है साथियों। जैसे कि रोड बनाना, एक ठेकेदार को काम ही तो सौंपती है सरकार, तो उसे ही बोलते हैं साथियों ठेका देना। और वो साथियों दूसरे देशों की बात करें तो उससे बोलते हैं बाह्य स्रोतन। तो ये आप सभी बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन कहता है कि भू राजस्व विभाग के अनुसार भू उपयोग बताओ, ठीक है। तो ये साथियों अनुसार भू उपयोग आपको बताने हैं, 9 प्रकार बताए गए थे और भू राजस्व विभाग द्वारा, ठीक है। तो ये आप सभी इसके अंदर लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है कि भारत में खनिजों की पेटियों का नाम बताते हुए किसी एक पेटी का आपको वर्णन करना है। भारत के अंदर कौन कौन सी पेटी है साथियों। भारत के अंदर आप सभी को पता होगा, एक तो मध्यम के अंदर पाई जाती है, एक उत्तरी पूर्वी, एक दक्षिण पश्चिमी। ये आप सभी भारत की खनिजों की पेटियां हैं वो पाई जाती है, ठीक है। और आपको एक का इनका वर्णन है वो करना है। अगला 10वां क्वेश्चन कहता है कि द्रव पदार्थों के लिए पाइपलाइन एक अच्छा विकल्प कैसे हो सकता है, भारत के संदर्भ में बताइए। तो पाइपलाइन अच्छा विकल्प क्यों हो सकता है साथियों। पाइपलाइन के अंदर साथियों एक तो क्या होता है कि क्या बोलते हैं, जल का प्रवाह है, यानी कि कोई भी चीज का प्रवाह है वो आसानी से हो जाता है। दूसरी बात साथियों, इसके अंदर ज्यादा खर्चे करने की आवश्यकता नहीं होती। ये जमीन के माध्यम से कहीं से भी ले जाई जा सकती है, जैसे जंगलों से या शहर के नीचे से। तो ये आप सभी इसके लाभ है वो बता सकते हैं। अगला 11वां क्वेश्चन कहता है कि ध्वनि प्रदूषण के बारे में आपको बताना है। ये आज के समय में किस प्रकार का चिंता का विषय बना हुआ है। तो साथियों देखो, सबसे पहले तो आपको लिखना होगा ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं। तो विभिन्न स्रोतों से मानव को सुनने में स्थानीय समस्या को, यानी कि जो सहने की क्षमता साथियों मानव की, उसकी आवाज है वो ध्वनि प्रदूषण ही कहलाती है। यानी कि ज्यादा सुनाई देना, यानी कि कानों को क्षति पहुंचाना ही बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। और इसको किस इकाई से नापा जाता है, डेसिबल से। तो ये आप सभी याद है, डेसिबल से मापा जाता है। तो ये आप सभी याद कर सकते हैं। अगला खंड से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है साथियों। तो प्रत्येक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का देखने को मिलेगा और आपको ये क्वेश्चन अथवा के अंदर भी देखने को मिलेगा। और इसके अंदर आप सभी को भरना होगा साथियों 1 पेज, ठीक है, 1 या पौने 1 पेज आपको भरना होगा। और इनको याद कर लेना साथियों, अभी भी समय बचा हुआ आप सभी के समक्ष। तो इसका जवाब आप सभी लिख देना। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग किसे कहते हैं, संघ और प्रशांत रेल मार्ग के बारे में बताइए। अगला 2 नौ परिवहन नहरों के नाम बताते हुए किसी एक नहर का वर्णन आप सभी को करना है। नहर कौन कौन सी हो जाएगी साथी। 2 नहर। तो 12वां क्वेश्चन देखो साथियों क्या कहता है। ये कहता है कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग किसे कहते हैं, संघ और प्रशांत रेल मार्ग के बारे में आपको लिखना है। ये अथवा के अंदर चाहो तो आप ये भी कर सकते हैं, चाहो तो आप ये भी। अगला पूछा है कि 2 नौ परिवहन नहरों के नाम बताते हुए किसी एक नहर का आपको वर्णन करना है। तो कौन कौन सी हो जाएगी साथियों, एक तो हो जाएगी साथियों पनामा नहर, ठीक है, दूसरी हो जाएगी साथियों सवेज नहर। तो ये हो जाएगी साथियों 9 परिवहन नहरों के नाम। इसको आपको एक का वर्णन है वो आपको करना है। अगला क्वेश्चन कहता है 13वां क्वेश्चन कि सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में आपको विस्तार से बताना है। और अगला है भरमौर क्षेत्र क्या है और इस क्षेत्र में किस प्रकार ITDP परियोजना क्रियान्वित होती है, वर्णन आपको करना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां क्वेश्चन कहता है कि
आज वर्तमान में ऊर्जा प्राप्ति के लिए अपरंपरागत स्रोतों की तरफ मानव का ध्यान जा रहा है, क्योंकि इन्हीं दो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों का आपको वर्णन करना है। या आप ये भी कर सकते हैं कि भारत में पाए जाने वाले किन्हीं दो अलोह खनिजों का आपको वर्णन करना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। खंड द स्टार्ट होता है। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का देखने को मिलेगा और इसका जवाब आपको लगभग 250 शब्दों के अंदर देना होता है, लगभग 2 सवा 2 पेजों के अंदर। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष है, कच्चे माल पर आधारित उद्योगों के प्रकारों का आपको उल्लेख करना है। और या आप ये भी कर सकते हैं, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना को विस्तार पूर्वक आपको समझाना है। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बहुमूल्य जल संसाधन के लिए वर्षा जल संग्रहण विधि कैसे उपयोगी बनती जा रही है, चित्रों के द्वारा समझाना है। भारत में पाए जाने वाले जल संसाधन धरातलीय और भौम जल के संदर्भ में आपको वर्णन है वो करना है। खंड यह के अंदर आपको देखने को मिलेंगे साथियों MA मैप का क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा, मानचित्र वाला, जो कि आपको 2-2 नंबर के देखने को मिलेंगे। तो 17वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि विश्व के रेखा मानचित्र में आपको अंकित करना है। ये पहला है, देख सकते हैं आप, रोटरडम और अब्बादान और सिंगापुर पत्तन और अदन, ये आप सभी को भरना है साथियों। और 18वां क्वेश्चन इंडिया का है। ये कहता है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित परिवहन नगरों की आपको अंकित वो करना है। और ये कहता है साथियों देखो, कटनी आपको बताना है, इटारसी बताना है, धुलिया आपको बताना है, कोझिकोड आपको बताना है। तो ये आप सभी बता सकते हैं साथियों। आशा करता हूँ आपको पेपर वो अच्छा लगा होगा और सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।